हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। नाइन्थ क्लास विज्ञान की आप क्लास से देख रहे हो कंटिन्यू। उसी क्लास के अकॉर्डिंग आज पांचवा चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें पहले बात कर लेते हैं किसकी, कोशिका की। कोशिका की किसकी बात करेंगे पहले, तो बात करेंगे कोशिका की। तो पादप की छाल को उतारने पर ये काट आती है, या काट को प्राप्त करके सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर छोटे छोटे प्रकोष्ठ नजर आए, उन्हें कक्षा या कोशिका कहा गया। उन्हें सेल या क्या कहा गया, कोशिका। ये इसकी खोज की थी 1665 में। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद आगे बात करते हैं। तो जब आप इसको आपको देखना है तो आप ज्यादातर इसको प्याज को छीलने के पश्चात जो भी प्याज की सल्क आती है उसको सूक्ष्मदर्शी या स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर आपको क्या सल्क कंद नजर आएगी। प्याज की मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हमारे आसपास देखते हैं वह सभी कोशिकाओं से बनते हैं। चाहे अब जीव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जिसमें सारा सब कुछ या सारी क्रियाएं, सारा क्रियान्वयन किसके द्वारा, एकल कोशिका के द्वारा हो, उन्हें कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम। और जिनमें एक या एक से अधिक कोशिकाओं द्वारा अलग अलग कार्य डिवाइड किए गए, या प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग कोशिकाओं पर निर्भर हो प्रत्येक कार्य, तो उन्हें क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव। तो आगे बात कर लेते हैं बहुकोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय जीव भी एकल कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, जिन्हें उनकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है अलग अलग कोशिकाएं। आगे ये तो थी मृत कोशिका। जबकि इसके बाद में जब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो 1674 में ल्यूवेन होक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। उसके बाद बात कर लेते हैं कोशिकाओं की आकृति और आकार इनके कार्य के अनुरूप होती है। आकृति और आकार किनके अनुरूप होती है, आकृति एवं आकार तो इनके कार्य के अकॉर्डिंग होती है। किसके अकॉर्डिंग होती है, कार्य के अनुरूप। कार्य के अनुरूप। और उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, तो एक कोशिकीय जीव है अमीबा, जिसमें सारा सब कुछ या लगभग इसका सारा काम एक एकल कोशिका के द्वारा होता है। और ये क्या होता है, अपनी आकृति चेंज करता रहता है। तो आपने अमीबा का चित्र देखा होगा, किसी भी तरह से बनाओ, एक क्या है, अमीबा। तो इसमें एक एकल कोशिका पाई जाती है, एक कोशिकीय जीव है। क्या है, एक कोशिकीय जीव, एक ही कोशिका पाई जाती है। इसमें ही पाचन होगा, इसमें ही जो भी होगा श्वसन होगा इसकी सतह द्वारा, और ये अपनी आकृति को बदलता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। उसके बाद बात कर लेते हैं बहुकोशिकीय जीव, जिसमें श्रम विभाजन, श्रम यानी अलग अलग कार्य डिवाइड होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य रुधिर का यानी हृदय का कार्य रुधिर को पंप करना, उसी प्रकार आमाशय का कार्य क्या है, भोजन का पाचन करना। अब ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं, यानी या कह सकते हैं कोशिका किसके द्वारा बनी होती है, विशिष्ट घटकों के द्वारा, जिन्हें क्या कहते हैं, कोशिकांग। कोशिकांगों से मिलकर किसका निर्माण होता है, बहुत से कोशिकांगों से मिलकर कोशिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कोशिका। आगे बात कर लेते हैं किसकी, तो ये कोशिकाएं या कोशिका किससे बनी होती है, या किस किस से मिलकर बनी होती है। तो पहला आता है क्या, प्लाज्मा झिल्ली। क्या आता है, प्लाज्मा झिल्ली, जो कि बाहरी परत होती है, प्लाज्मा झिल्ली। ये कोशिका के बाहरी आवरण होता है, या बाहरी परत बोल सकते हैं इसको। ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। ये क्या करती है, बाहरी घटकों, बाहरी घटक कौन से है, वायु, जल आदि को, या पर्यावरण में, पर्यावरण को कोशिका से या बाहरी पर्यावरण से अलग करती है कोशिका को। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है, जबकि कुछ को नहीं। जल को भी अंदर जाने देती है अगर आवश्यकता है, तो कोशिका को भी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को कोशिका के अंदर जाने देती है। तो कुछ घटकों को तो कोशिका के अंदर तथा बाहर आने जाने देती है, जबकि कुछ की गति को रोकती है। इसलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। और इसको दूसरे नाम से किसे, वर्णात्मक, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। उसके आगे बात कर लेते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा जाते हैं। अब उसमें गैसें किसके
माध्यम से जाती है गैसों का विनिमय। कोशिका में किस माध्यम से होता है? गैसों का विनिमय। तो देखना किस प्रकार होता है विनिमय। तो गैसों का विनिमय होता है विसरण के द्वारा। जिस विधि द्वारा गैसें कोशिका के अंदर तथा बाहर आती जाती है उसे विसरण कहते हैं। बात कर लेते हैं द्रवों की। दो ही लिक्विड होते हैं, तरल पदार्थ दो ही होते हैं, गैस और द्रव। द्रवों का विनिमय किसके द्वारा होता है या गमन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है किस विधि के द्वारा? परासरण विधि। परासरण विधि। अब परासरण में भी कोशिका के बाहर या अंदर जल का परिवहन किस प्रकार होता है? इसको तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों कौन कौन से? पहला है अल्प परासरण दाबी। अल्प परासरण दाबी। और दूसरा है समपरासारी। समपरासारी। और तीसरा कौन सा होगा? अति परासर दाबी। क्या होगा? अति परासर दाबी। तो देखना किस प्रकार है अति परासर दाबी। अब बात कर लेते हैं अल्पराशरी विलयन की। तो अल्पराशरी में क्या होता है? जल परासरण विधि के द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है, ऐसे विलयन को अल्पपराशर दाबी विलयन कहते हैं। अगर बात कर लेते हैं मात्रा की, कोशिका को ऐसे पात्र में रखा गया है जहां कोशिका के अंदर पानी की कमी है और बाहर पानी का परासरण अधिक है या दाब अधिक है, तो इसमें क्या होता है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा जल है वो बाहर से कोशिका के अंदर चला जाएगा, और ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? अल्पपराशर दाबी कहते हैं। उसके बाद जब दूसरा की बात कर ली जाए तो दूसरे में क्या होता है? बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता से ठीक बराबर हो तो, यानी जल कोशिका के बाहर तथा कोशिका के अंदर जल की मात्रा बराबर हो तो ना तो अंदर जाएगा और ना ही बाहर आएगा, ऐसे विलयन को संपरासारी विलयन कहते हैं। अब तीसरे प्रकार का विलयन होता है अति पराशर दाबी। ऐसा विलयन यानी इस प्रकार के विलयन में रखने पर क्या होगा? कोशिका के बाहर जल की कमी हो जाएगी और कोशिका के अंदर जल की क्या हो जाती है? कोशिका के अंदर अति, अति का मतलब ज्यादा हो जाता है, तो धीरे धीरे कोशिका से जल बाहर आता है, उसे क्या कहते हैं? अति परासारी, अति पराशरदाबी विलयन। और जब कोशिका के अंदर परासरण के द्वारा जल जाता है तो कोशिका फूल जाएगी। कब फूल जाएगी? जब अंदर जाएगा। और कब सिकुड़ जाएगी? तो जल है वो परासरण विधि द्वारा बाहर आएगा, आएगा तो सिकुड़ जाएगी। अब आगे बात कर लेते हैं किसकी? तो आगे बात करेंगे हम एक कोशिकीय लवणीय जीवों तथा अधिकांशतः पादप परासरण विधि द्वारा जल ग्रहण करते हैं। हमने अभी पढ़ा है क्या? एक कोशिकीय जीव और जीव, ये पादप दोनों ही परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण गैसों के आदान प्रदान की महत्वपूर्ण प्रक्रिया निभाता है। कोशिका विभिन्न अणुओं के द्वारा अंदर तथा बाहर निकलने की विसरण द्वारा होता है, यानी अणुओं को बाहर निकालना या अंदर की तरफ लेना विसरण के द्वारा होता है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन से बनी होती है। अब पारगम्य झिल्ली के बारे में बात कर ली जाए तो ये क्या होती है? कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना एक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इसको कैसे देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया बात कर लेते हैं एक कोशिकीय जीवों में। एक कोशिकीय जीवों में भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है क्या? कोशिका झिल्ली का लचीलापन। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। इस प्रक्रिया को कहते हैं एंडोसाइटोसिस, और जिसके द्वारा अमीबा क्या करता है? अपना भोजन करता है। एंडोसाइटोसिस, अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। एंडोसाइटोसिस डायरेक्ट नाम भी पूछा जा सकता है। CO2 किसके द्वारा? अब क्वेश्चन है कुछ CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका में किस प्रकार अंदर तथा बाहर जाते हैं? तो द्रव्य पदार्थ तो है वो परासरण विधि द्वारा, और गैस है वो विसरण विधि द्वारा अंदर तथा बाहर आते जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? पहले सवाल आया है। जब ये कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने देती है जबकि अन्य की गति को रोकती है, इसलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब दूसरा क्या आता है? कोशिका भित्ति। इसके कोशिका झिल्ली बाहरी आवरण होता है, इसके आंतरिक जो भी आएगा वो कोशिका भित्ति होगी। ये लाइसोसोम की बनी होती है, सॉरी सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद
पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली की अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। ये किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में ओनली, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी। ओनली पादप कोशिका की बात करते हैं। पादप कोशिका में भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। अब कठोरता प्रदान, पौधों में कठोरता किसकी वजह से? सेल्यूलोज की वजह से, और ये काफी कठोर या सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली सहित अतिरिक्त पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, इस घटना को जीवदर्य कहते हैं या जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? जीवद्रव्य कुंचन। आगे बात करते हैं, केवल जीवित कोशिकाओं में ही प्राशन द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, ना कि मृत कोशिकाओं में। जीवित कोशिकाओं में ही प्राशन के द्वारा जल का विनिमय या एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन होगा, बाकी मृत कोशिकाओं में नहीं। कोशिका भित्ति पौधों, कवकों, बैक्टीरिया कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, कम तनु का मतलब अल्प प्रासरदाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका प्राशन विधि के द्वारा पानी लेती है और कोशिका क्या हो जाती है? फूल जाती है। कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। अब कोशिका भित्ति के बाद तीसरा आता है क्या? केंद्रक। क्या आता है? केंद्रक। समझ में आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट ये थी प्लाज्मा झिल्ली, इसमें भी एक क्वेश्चन आता है वर्णात्मक वर्ग में झिल्ली वाला। अब बात कर लेते हैं केंद्र की। तो केंद्र की बात, कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संघटक के आधार पर विभिन्न रंगों में रंगे जाते हैं। इस क्षेत्र में गहरे रंग में प्रतीत होता है बहुत कुछ कम। कोशिका को रंगने के लिए आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रनिन अथवा मेथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग किया जाता है। यह केंद्रक में बात है। उसके बाद केंद्र के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्र के चारों ओर क्या होता है? एक अस्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्र के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्र के बाहर आ जाता है। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छुड़ाकर दिखाई देते हैं, छड़ाकार दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए का पूरा नाम। अब सवाल आता है क्या? डीएनए का पूरा नाम। डीएनए, डीऑक्सी, अर्धवार्षिक में आया था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। तो याद रखना डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए एक अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यकता या आवश्यक सूचना होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन। ये भी याद रखना, कभी कभार पूछा जाता है 1 नंबर में। जीन क्रियात्मक खंड को, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजन नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन धागे की तरह संरचना होती है जो एक जटिल या जाल का पिंड होता है। जब कभी कभी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब ये क्रोमोसोम संगठित होते हैं। उसके बाद केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं। ऐसे क्षेत्र को केंद्रीय कहाई कहते हैं। ऐसे जीव जिनकी संरचना के में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब बात कर लेते हैं कोशिका दो प्रकार की होती है। क्यों? कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखेंगे। वैसे तो आपने पढ़ाई होगा या अच्छे से लिखवाया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक क्या होती है, फिर भी हम कुछ ना कुछ अंतर आपको बताएंगे अभी, और फिर भी आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि ये कोई निश्चित है नहीं, पूरे पाठ में ही बिल्कुल एक एक अंतर दे रखा है। हर एक किसमें, हर एक भाग में केंद्रक में अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया में अलग होगा, जो भी कोशिका में दे रखे होते हैं उनमें। तो बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र नहीं पाया जाता, सुस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सुस्पष्ट, जो चारों ओर केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ सुस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र पाया जाता है। तीसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अनेक या एक से अधिक। चौथे अंतर की बात कर लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं, यानी अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका अंग उपस्थित रहते हैं।
अब कोशिका अंग की बात कर लेते हैं। ये तो थे चार चार अंतर, चार काफी है लिखने के लिए। अब उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, कोशिका अंग की। कोशिका अंग में पहला आता है क्या, पहला आएगा अंतर्द्रवी जालिका। अंतर्द्रवी जालिका, तो देखना अंतर्द्रवी जालिका क्या है। फिर हम कोशिका या किसका, जंतु कोशिका का चित्र भी बनाएंगे। अंतर्द्रवी जालिका, जिसे ईआर बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, ई और आर। अंतर्द्रवी जालिका में क्या है, अंतर्द्रवी जालिका की रचना भी प्लेज्मा झिल्ली के समरूप है। अंतर्द्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका और चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। खुरदरी को आर ई आर बोला जाता है, जबकि चिकनी को क्या, एस ई आर। पहली कौन सी है, खुरदरी, दूसरी कौन सी है, चिकनी। खुरदरी को आर ई आर बोला जाएगा, आर ई आर, और चिकनी को एस ई आर। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आर ई आर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी पड़ती है, क्योंकि इसमें राइबोसोम लगे होते हैं। इसमें क्या लगे होते हैं, राइबोसोम, इसलिए क्या पड़ती है, खुरदरी दिखाई पड़ती है। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होता है। अब राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषित, याद रखना स्टेप टू स्टेप। उसके बाद आर ई आर। अब आर ई आर की बात करें, आर ई आर जैसे प्रोटीन का आवश्यकता अनुसार ई आर के रूप में या ई आर के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज दिया जाता है। एस ई आर वसा तथा लिपिड, ये क्या करती है, वसा तथा लिपिड, लिपिड, लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। ये कोशिका क्रिया के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करती है। इस प्रक्रिया द्वारा झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, झिल्ली जीवांत जनन। इसी प्रकार ईआर का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों या क्षेत्रों के मध्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। अब आप आगे देखेंगे किसका चित्र, जंतु कोशिका। दो चित्र आते हैं, उत्पादक कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। परीक्षा में भी आया होगा, और मैंने पहले भी बता दिया था कि किस प्रकार के क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, और वही आते हैं जो मैं बताता हूँ। तो आपको देखना है कुछ किस प्रकार के मैं चित्र बना रहा हूँ, चित्र बना रहा हूँ स्टेप में, चित्र भी देख लेना किस प्रकार बनते हैं। समझ में आ रहा है, तो कंटिन्यू देखते आना है। क्या करना है आपको, कंटिन्यू देखना ही था, देखते रहना। कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है, किस प्रकार, इस प्रकार त्रिखंडों में। फिर इसमें अलग अलग कोशिकांग है, समझ में आया। कुछ इस प्रकार के क्या है, कोशिकांग है। अब इसके बाहर ही एक आवरण और है, समझ में आया, इसके बाहर ही एक आवरण और है। क्या है, बाहरी आवरण है, जो इसी के अकॉर्डिंग है, पहले वाले के अकॉर्डिंग। समझ में आया, उसी के अकॉर्डिंग है, देखना किस प्रकार है। जंतु कोशिका का चित्र है, क्या है, जंतु कोशिका का। अब नामांकित भी करेंगे इसको, क्या करेंगे, नामांकित भी करेंगे। अब आप देखो क्या क्या पाए जाते हैं जो भी है। वैसे तो आपने जानते ही हो, सभी सिलेबस कंप्लीट हो गया है, समझ में आ रहा है, अलग अलग प्रकार के। तो पहले की इसकी बात आती है, ये यहाँ पर क्या, ऐसे संरचना होती है लंबी, इसे कहते हैं गोल्जिकाएं। क्या कहते हैं, गोल्जिकाएं। उसके बाद बात कर ली जाती है दूसरा कोशिकांग कौन सा आता है, चिकनी अंतर्द्रवीय जालिकाएं। कौन सी आती है, चिकनी अंतर्द्रवीय जालिकाएं। क्या आती है, चिकनी अंतर्द्रवीय जालिकाएं। उसके बाद केंद्र, केंद्र की झिल्ली क्या पाई जाती है, केंद्र की झिल्ली। केंद्र की, कितना जल्दी चित्र बनाया,
और वो भी बुरा नहीं है, देखने में बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद केंद्रक। फिर उसके बाद क्या पाया जाता है? केंद्रक। फिर उसके बाद आप कोशिका द्रव्य भी देखेंगे। क्या देखेंगे? कोशिका द्रव्य। द्रव्य। उसके बाद आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे बिजली घर भी कहते हैं। किसका कहते हैं? किसका बिजली घर? कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। उसके बाद में ये प्लाज्मा झिल्ली। क्या? प्लाज्मा झिल्ली। फिर उसके बाद क्या पाई जाती है इसमें? तो कोशिका भित्ति पाई नहीं जाएगी, पादप कोशिका में पाई जाती है। तारक का केंद्र। तारक केंद्र। उसके बाद राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम। इसी प्रकार आपको कम से कम 5 ऐसे नाम याद रखने होते हैं। और ये किसका चित्र है? जंतु कोशिका का। आगे देखेंगे आप कंटिन्यू पार्ट को, ज्यादा चित्र में टाइम खराब नहीं करते हुए। अब हम देखेंगे पहले अंतर्द्रव्य तालिका देखिए, अब गोल्जी उपकरण देखेंगे। केमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं में एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इस झिल्ली का संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है और इसे जटिल कोशिका झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। अब पदार्थ का संचय, रूपांतरण तथा बंद करना, यह किसका कार्य है? ये इन्हीं का कार्य है, ईआर का। या गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाई जाती है। सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर। गोल्जी उपकरण को के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। लाइसोसोम, तो नाम आता है लाइसोसोम, तो इसी के आगे हम क्या पढ़ेंगे? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में क्या देखना? लाइसोसोम। राइबोसोम अलग है, लाइसोसोम अलग है। अब लाइसोसोम की बात कर ली जाए तो संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से गिरी हुई संरचना होती है, जिससे पाचक एंजाइम होते हैं, आर ई आर। इन एंजाइमों को बनाते कौन है? आर ई आर, एस ई आर और आर ई आर। आर ई आर खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, सभी को याद रखना है। बाहरी पदार्थ कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को बातचीत करके कोशिका का साफ कर देते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थ बाहरी बैक्टीरिया तो भोजन पुराने अंग लाइसोसोम में चले जाते हैं। इसलिए लाइसोसोम को क्या? शरीर की आत्मघाती थैली कहते हैं। वापस सुनना आप। कोशिका उपापचय में व्यवधान के कारण, कोशिका उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को बातचीत कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। इसके बाद तीसरा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, यही सवाल आता है। इसमें तो क्या आता है? लाइसोसोम में तो कोशिका का या शरीर की आत्मघाती थैली, इसको तो क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को तो। अब इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली का बना होता है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र में बड़ा बनाती है, या क्षेत्र को बड़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर। अब आता है इसके आगे प्लास्टिड। प्लास्टिड। प्लास्टिड दो प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। किस किस? क्रोमोप्लास्ट एक तो आता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा क्या आता है? ल्यूकोप्लास्ट। क्या आता है? ल्यूकोप्लास्ट। आगे देखेंगे किस प्रकार है जो भी क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है उसे क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले रंग या नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक कहता है जिससे स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, अपना डीएनए होता है इसमें। अब उसके बाद रसदानी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? रसदानी। रसदानी जंतु कोशिका में रसदानियां छोटी होती है जबकि पादप कोशिका में रसदानियां बड़ी। अंतर याद रखना साथ के साथ पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती।
दोनों में ही प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। और इसमें कोशिक पादप जंतु कोशिका में रसदानी छोटी होगी जबकि पादप कोशिका में बड़ी होगी। उसके बाद हम कोशिका विभाजन की बात करेंगे, उससे पहले पादप कोशिका का भी चित्र बनाकर दिखाएंगे आपको किस प्रकार की पादप कोशिका होती है। जंतु कोशिका आपने देखी ली। चलो अब पादप कोशिका, फिर पादप कोशिका और दंत कोशिका में अंतर भी देखेंगे दो तीन लास्ट में, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो। और चैप्टर बहुत छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको थ्योरी में बहुत ही बड़ा नजर आ रहा होगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कर ली जाए तो दो चार कोशिका होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, लाइसोसोम, राइबोसोम जो भी है। और उसके बाद ये दो कोशिका है, यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक है। तो बात कर लेते हैं इसके चित्र की। तो किस प्रकार बनाता हूँ देखना आप ध्यानपूर्वक, आपको भी बनाना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? आपको भी बनाना आना चाहिए। चलो वापस देखो, देखो किस प्रकार बनेगी। उसके आगे बात कर लेते हैं, उसके आगे कुछ इस प्रकार। आप अच्छे से बनाना, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ, उम्मीद करेंगे आप अच्छे से बनाओगे। और वैसे आपने क्लास में बनाई होगी, हमने देखी भी है। समझ में आ रहा है? ऑफलाइन क्लास वालों के लिए। अब इसमें क्या क्या होता है, जो भी होता है आप देख लेना क्या क्या होता है। समझ में आ रहा है? तो एक तो ये बड़ा सर्कल इस प्रकार का होता है, फिर ये केंद्र की तरह होता है, फिर ये दो छोटे छोटे, समझ में आ रहा है, इस प्रकार। ये क्या होती है, एक पादप कोशिका। इसमें भी नामांकित करना होता है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, क्या? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, कोशिका द्रव्य। इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य। क्या बना, क्या होता है, कोशिका द्रव्य। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, हरित लवक। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि क्रोमोप्लास्ट पढ़े होंगे, यहाँ पर पाया जाता है हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना पादप वो। उसके बाद राइबोसोम, क्या होते हैं, राइबो राइबोसोम। तो देखना, राइबोसोम। उसके बाद क्या करेंगे, हम बनाएंगे क्या, ये होता है केंद्र, केंद्र। उसके बाद क्या है, गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण। आपको क्या दोनों में कॉमन जो भी उपकरण है या फिर कोशिका है उसको याद रखना है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। उसके बाद की बात कर लेते हैं किसकी, इसके आगे प्लाज्मा झिल्ली, बाह्य कोशिका, आप आगे लिख लें। तो इस प्रकार क्या बनता है, यानी पादप कोशिका बनेगी। अब इसके बाद हम लास्ट टॉपिक हो सकता है मेरे हिसाब से कि कोशिका का विभाजन। तो यह कोशिका विभाजन हम पढ़ेंगे, उसके बारे में और भी अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, कौन से परीक्षा की दृष्टि से अच्छे हैं कौन नहीं। कोशिका विभाजन पर बात कर लेते हैं। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिका बनती है, जिसे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन। कोशिकाओं का विभाजन किस प्रकार होता है, कोशिका विभाजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो प्रकार का होता है, एक तो समसूत्री विभाजन, एक तो सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन, और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। दोनों की परिभाषा देखेंगे किस प्रकार है जो भी। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिका वृद्धि है तो विभाजित होती रहती है, उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इसी प्रकार कोशिकाओं में प्रत्येक कोशिका, जैसे मृत कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजन दो समरूप संतति के रूप में बनती है। यह संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान होती है। यहाँ जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों में मरम्मत हेतु सहायता करती है। यह क्या करती है, जीवों में वृद्धि एवं मरम्मत के लिए सहायता करती है। अब मात्र कोशिकाओं में आपको पता है, मात्र कोशिकाओं में दो एक से गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि हम क्या करते हैं, पितरी कोशिकाएं,
या गुणसूत्र क्या होता है, एक्स और वाई दो होते हैं। क्या होता है, अगर एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु इसको भेदन करता है तो हमें पता है क्या बनेगा, लड़की होगी। अगर एक्स वाला इससे बनेगा तो भी क्या होगा, लड़की होगी। दोनों की बात कर लेते हैं। अगर वाई वाला इससे करता है तो एक्स वाई यानी लड़का होगा, फिर इससे करता है तो भी क्या होगा, एक्स वाई लड़का होगा। ये चार कुछ इस प्रकार के परिणाम बनते हैं, इसी प्रकार बताए होंगे आपको। आगे भी बात कर लेते हैं दूसरा, कौन सा, यानी ये तो सूत्री विभाजन। अब है अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार होता है, जो भी जंतुओं और पौधों में प्रजनन अंगों तथा उत्कों की विशेष कोशिका विभाजन होकर युग्मक बनाती है, जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती है। ये एक अलग प्रकार का विभाजन होता है, अर्धसूत्रण कहते हैं। दो विभाजन होते हैं जिसमें कोशिका अर्धसूत्रण तत्व द्वारा विभाजित होती है, दोनों ही चार नई कोशिकाएं बनाती है। चार क्या बनाती, नई कोशिकाएं। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी आधी हो गई है, अब आप इसी का चित्र बना लेंगे। चार, पहले दो बनाएगी, पहले क्या बनाएगी, पहले दो बनाएगी, देखना कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार बनाएगी, समझ आ रहा है। तो इससे दो बनाएगी, वो संतति का निर्माण होगा जिसमें चार चार होंगे इस प्रकार। फिर इससे क्या, दो दो और होंगे, एक दो, एक और दो, इस प्रकार। इसे क्या कहते हैं, अर्धसूत्रण। इसे क्या कहेंगे, अर्धसूत्रण। लगभग लगभग आपका पाठ कंप्लीट हो गया है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन पर बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट तत्वों पर बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट तत्व क्या क्या है, जो भी है आपको, कोशिका जीवन की संरचना, यानी कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो पहले बात तो आई, कोशिका को, कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, क्रियात्मक इकाई कहते हैं। बात कर, यहाँ पर समाप्त हुई। दूसरी बात कर लेते हैं किसकी, कि कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड या प्रोटीन की बनी होती है। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्योंकि ये कुछ पदार्थों को रोकती है और कुछ को कोशिका के अंदर जाने देती है। कोशिका भित्ति की बात, पादपों में क्या, पादप कोशिका में क्या पाई जाती, पादप कोशिका में झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, भित्ति, जो सेल्यूलोज की बनी होती पाई जाती है। समझ आ रहा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, तीसरे पॉइंट। तो उसके बाद हम वही क्या, दो प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, एक तो क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। ये प्रकाश संश्लेषण का। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक कार्य संचय करता है। इसके अतिरिक्त हम बात कर लेते हैं, पादप कोशिका में रसदानी छोटी होती है, जबकि सॉरी, जंतु कोशिका में रसदानी छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में रसदानी बड़ी होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली-युक्त अंगक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली-युक्त अंगक होता है। क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है और ये केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। जीवधारियों के वृद्धि हेतु कोशिका विभाजित होती है। जीवधारियों की क्या, जीवधारियों, जीवधारियों की वृद्धि हेतु, वृद्धि हेतु क्या होती है, कोशिका विभाजन होता है या विभाजित, विभाजित होती है। अब उसके बाद बात करेंगे किसकी, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। इस तरफ क्या लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे पादप कोशिका, या सॉरी जंतु कोशिका। इस तरफ लिख लेंगे जंतु कोशिका, किसी तरफ लिखो ना, जंतु कोशिका, कोशिका। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, पादप कोशिका। समझ आया। तो जंतु कोशिका में क्या, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, ओनली, ओनली क्या पाई जाएगी, झिल्ली। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, कोशिका, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। झिल्ली तो पाई जाएगी, कोशिका भित्ति नहीं। तो पादप कोशिका में दोनों ही पाई जाएगी, कोशिका
झिल्ली झिल्ली भी पाई जाती है और कोशिका भित्ति भी, कोशिका भित्ति भी। अब उसके बाद बात कर ली जाए तो रसदानी छोटी होती है, रसदानियाँ छोटी होगी, क्या होगी, छोटी। यहाँ पर रसदानियाँ रसदानियाँ बड़ी होती। उसी के अकॉर्डिंग आप अनेक क्या कर सकते हो, वो लिख सकते हो क्या, अंतर। अब उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, बिजली का, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, क्या कहते हैं, शक्ति गृह या पावर हाउस या बिजली घर, ये अलग से टॉपिक है, कहते हैं परीक्षा में सवाल आया हुआ है, आएगा भी। अब दूसरा एक और आता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। ऐसे कुछ आपको एग्जाम्पल उदाहरण याद रखते हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर आप कर ही लोगे और किए हुए हैं आपके, तो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते थे। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते यानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो, जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को पूरा देखो। वेरी गुड, धन्यवाद।